हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है। क्लास नंबर हमारी 4 रहेगी मॉक टेस्ट की। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को आपकी। और जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, आशंका है कि अगस्त में जो है आपका सीटेट हो सकता है। जून में क्या है, आपके फॉर्म फिल किए जाएँ, देन जून के बाद जुलाई अगस्त आता है। अगस्त में आपके एग्ज़ाम की 99% संभावना है। और अगर अगस्त में नहीं होता है तो मेरे को लगता नहीं है कि सितंबर में हो, देन फिर दिसंबर में होगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। बिल्कुल भी ब्रेक ना लें कि एग्ज़ाम अब ना हो के बाद में होगा तो आप अभी पढ़ना बंद कर दें कि भाई हम तो तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो आपकी नॉलेज में भी बना रहेगा आपका सीटेट, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है आपका मॉक टेस्ट का। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका मॉक टेस्ट 4 का कि प्राथमिक स्तर, ठीक है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, प्राइमरी की। प्राथमिक स्तर के छात्रों की पोषाहार स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत कब की गई थी। तो यहाँ जो मेन है वो है आपका मध्याह्न भोजन स्कीम। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने थ्योरी में आपको कराया भी हुआ है, थ्योरी में, ठीक है। तो नाउ इसका आंसर होगा, अब हमारा गैस करो कि इसका आंसर क्या होगा आपका। इसका आंसर इज़, फर्स्ट ऑप्शन आता है 2 अक्टूबर 1995, सेकेंड ऑप्शन है 15 अगस्त 2001, थर्ड ऑप्शन है 9 सितंबर 2004 और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका 15 अगस्त 1995। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन कि 15 अगस्त 1995 में क्या है, जो मध्याह्न मिड डे मील जो स्कीम थी उसकी शुरुआत की गई थी। अब आपका जो मिड डे मील है इसकी शुरुआत क्यों की गई थी। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या था कि पहली से 5वीं कक्षा तक के देश के जितने भी राजकीय अनुदान प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, सभी बच्चों को क्या है 80% उपस्थिति पर क्या होगा कि प्रति माह उनको प्रति माह 3 किलोग्राम, ठीक है, 3 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। इनका उद्देश्य यही था कि बच्चे को क्या है स्कूल में बुलाया जाए, देन एडमिशन किया जाए। क्योंकि बहुत सी फैमिली ऐसी थी कि जो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती थी, नहीं उनका खान पीन का व्यवस्था कर सकती थी। तो ये स्कीम चलाई गई प्राथमिक छात्रों के पोषाहार स्थिति को सुधारने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 15 अगस्त 1995 में, ओके। और ये जो स्कीम थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो यही था कि बच्चों में कुपोषण, क्या है कि बच्चों में कुपोषण जो है उसको कम करना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। कि बच्चे क्या होते हैं स्कूल छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या है स्कूल छोड़ने की दर कम, ठीक है, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और बच्चे को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। बच्चे को क्या है बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट क्या है एजुकेशन उसको दी जाए। तो इनका क्या है, इनका उद्देश्य यही था, ओके। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे, सेकेंड ऑप्शन आता है 2 से 6 वर्ष के बच्चे, थर्ड ऑप्शन आता है 14 से 18 वर्ष के बच्चे या फिर 9 से 15 वर्ष की आयु के बालक। तो आपके लिए जो बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का जो प्रावधान है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे उनको क्या था, उनको मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था।
यहाँ इस आपके क्वेश्चंस में से भी और आंसर में से भी आपके 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चों के लिए अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का जो प्रावधान किया गया था वो कौन से अनुच्छेद में किया गया था। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में किया गया था, तो वो किया गया था आपका अनुच्छेद 21A में। ठीक है, और जिसका भाग कौन सा था, भाग था इसका 3। ठीक है, संशोधन पूछ सकता है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 86वां जो संशोधन था उसके माध्यम के द्वारा या उस संशोधन में किया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। और आपका बता दें कि जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, ये आपका 4 अगस्त, ठीक है, किसमें 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में क्या है ये अधिनियम पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 में 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में क्या है लागू कर दिया गया था। और इसी में ये है आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसी में आपका 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 में ही बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए मंदबुद्धि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, सेकंड नवीन शिक्षा के अंतर्गत, थर्ड सर्व शिक्षा के अंतर्गत, या 4 बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 4 ऑप्शन कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसके अंतर्गत ही क्या किया गया था, जो पिछड़े और जो मंद बुद्धि के बच्चे थे और प्रतिभाशाली जो बालक थे उनके लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया गया था। अब आपकी जो बाल केंद्रित शिक्षा है, ये शिक्षा होती क्या है आपको पता होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो एक शिक्षण दृष्टिकोण है। ठीक है, टीचिंग का एक दृष्टिकोण है जो बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया के केंद्र में रखता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, बच्चे की जो रुचि होती हैं, क्या होती हैं, कोई भी बच्चा है, ओके, उसकी क्या है, उसकी रुचि है, उसकी क्या है, उसकी ज़रूरत है, ठीक है, उसकी क्या है, क्षमता है, किसकी, बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखकर इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि को डिज़ाइन किया जाता है। कहने का मतलब ये है, बाल जहाँ पे आ गया बाल, तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये है बालक की ज़रूरत को पूरा करना है भाई। पहले क्या होता था, जो आपकी पहली शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, मतलब कि शिक्षक ने जो बोल दिया, जैसा बोल दिया, जैसा पढ़ा रहा है, जैसा कर रहा है वैसे ही होता था। लेकिन आज अब जो आधुनिक युग की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन है बाल केंद्रित, कि बालक या बच्चे की रुचि और ज़रूरत को महत्व दिया जाता है इसमें। ठीक है, उनके अनुसार क्या होता है, जो मटेरियल होता है, जो टीचिंग का मटेरियल होता है, ठीक है, क्या होता है, शिक्षण सामग्री जो होती है, शिक्षण सामग्री और गतिविधियां क्या हैं, तैयार करते हैं, लेकिन बालक की रुचि और ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सक्रिय भागीदारी होती है बच्चे की, कि बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब समझ आ गया आपको, कि जो बालक की रुचि और उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए या उनको समझने का प्रयास करते हुए जो गतिविधियाँ तैयार की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्न में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। फर्स्ट पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत,
सेकंड वैदिक शिक्षा के अंतर्गत, थर्ड प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, या फिर आपका 4 इनमें से कोई नहीं। बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पे ध्यान देना, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, गैस करो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका। ऑप्शन कमेंट में लिखो इसका क्या होना चाहिए। जब भी आप वीडियो देखते हो, अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आप इसको देख रहे हो, तो आप इसको आंसर कर सकते हो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देन लास्ट में क्या है, आप लास्ट में ओवरऑल टोटल कर सकते हो कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा को क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, ये होती है प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रयोग है वो प्रगतिशील शिक्षा की पद्धति के अंतर्गत किया गया था आपका, ठीक है। इसमें क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि और जो और भी विधियां हैं इसके अंदर, और भी शिक्षा प्रणाली है इसके अंदर जिसको अपनाया गया था इसमें, ठीक है। तो इसमें मेन बात हो रही है प्रोजेक्ट प्रणाली की, तो प्रोजेक्ट प्रणाली को किया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर बन जाता है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन डेवी, उनका क्या है, उनका विशेष योगदान था, ठीक है। प्रगतिशील की शिक्षा की जो अवधारणा के विकास में, किसकी, इसकी अवधारणा के विकास में अमेरिका के कौन थे, जॉन डीवी थे। जॉन डीवी कहाँ के थे, अमेरिका के थे, उनका विशेष योगदान था। और जो प्रगतिशील शिक्षा है वो पारस्परिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का एक ही परिणाम है, रिजल्ट है, ओके। और जो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है वो क्या है कि शिक्षा एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्ति का विकास करना है। मतलब जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका एक उद्देश्य यही है कि वो बालक की शक्ति का क्या करे, विकास करे, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की जो अवधारणा है इसका उद्देश्य क्या है कि बालक की क्या करना है, बालक की जो शक्ति है उसका विकास करना है और व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें अंतर रखकर इस उद्देश्य को क्या करना है, पूरा करना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। एक क्वेश्चन में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा के माहौल में किस प्रकार के आकलन पर जोर दिया जाता है। तो फर्स्ट, केवल अंतिम परिणाम और रैंकिंग पर केंद्रित। सेकंड, निश्चित और अवधि के अंत में आयोजित। थर्ड, कड़ाई में मानकीकृत परीक्षण पर आधारित। या फिर 4 आपका निरंतर और छात्रों के सीखने का समर्थन करने के लिए अनुकूलित। तो प्रगतिशील कक्षा के माहौल में जो आकलन, कौन से आकलन पर जोर दिया जाता है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 4 ऑप्शन, कि जो निरंतर और छात्रों के सीखने का समर्थन करने के लिए अनुकूलित होता है। मतलब इसमें क्या होता है आपका, प्रगतिशील जो कक्षा होती है इसमें क्या होता है, माहौल का जो आकलन पर जोर दिया जाता है। इसमें जो छात्र होते हैं उनके सीखने का समर्थन करने के लिए एक अनुकूलित प्रगतिशील कक्षा में आकलन के सार को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि इस दृष्टिकोण को हम क्या कह सकते हैं, इसको अक्सर हम बोलते हैं रचनात्मक आकलन। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं रचनात्मक आकलन, ठीक है। और निरंतर और लचीला होता है। ये कैसा होता है, ये आपका कंटिन्यू वाला और लचीला होता है।
तो इसमें क्या होता है, निरंतर और लचीला होता है ये, ठीक है। और इस तरह का जो आकलन है वो छात्र जो होते हैं, कौन होते हैं, इस तरीके का जो आकलन है वो कैसा होता है, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो लक्ष्य होते हैं, ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करने में या फिर जो उनकी गलतफहमियां होती हैं उनको पहचान करने में, और जो प्रगति का जश्न मनाने के द्वारा अपनी शिक्षा में एक सक्रिय भागीदारी बनने में हेल्प करता है, ठीक है। एक प्रगतिशील जो माहौल में इस प्रकार के उत्तरदायित्व को क्या होता है, सहायक आकलन गहरे जुड़ाव और अवधारणा की मजबूत जो समझ को क्या देता है, बढ़ावा देता है इसमें, ठीक है। ओके, इसका आंसर ये इसलिए नहीं हो सकता, केवल बात की गई है, और दूसरा अंतिम परिणाम और जो रैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने से अगर आकलन जो है वो क्या है, एक प्रतिस्पर्धी अभ्यास तक क्या होता है, कम हो जाता है, जो व्यक्तिगत विकास और सीखने की प्रक्रिया पर प्रगतिशील ध्यान के क्या है, अपोजिट होता है, बिल्कुल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इसका, अवधि के अंत में आयोजित होना। अगर अवधि के अंत में आयोजित किए जाता है तो उससे क्या होता है, सीखने की यात्रा के दौरान निर्देश को सूचित करने में क्या है, एक तरह से हम विफल होते हैं, विफल रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कड़ाई से मानकीकृत परीक्षण पर आधारित। तो ये आकलन में क्या होता है कि व्यक्तिगत सीखने के अंतरों की अनदेखी करते हैं, इसमें अक्सर क्या है, रटने पर जोर देते हैं, जो प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत के क्या है, बिल्कुल अनुरूप नहीं होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। फर्स्ट अरविंद घोष, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर फोर्थ गिज्जू भाई। तो इसका करेक्ट आंसर इज होगा गिज्जू भाई आपका, ठीक है। तो आपके जो गिज्जू भाई हैं ये क्या हैं, भारतीय शिक्षाविद जो गिज्जू भाई हैं, ये बाल केंद्रित शिक्षा क्षेत्र में विशेष इनकी भूमिका है। क्यों, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझाने और क्रियान्वयन रूप देने के लिए इन्होंने क्या है, इससे संबंधित बहुत सारे तरह की कई प्रकार की पुस्तकों की क्या की रचना की है इन्होंने, और बहुत सारी पत्रिकाओं का क्या करा है, प्रकाशन भी किया है। और उनका जो साहित्य जो है वो बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, किशोर साहित्य से क्या है, संबंधित होता है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गिज्जू भाई, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्न में से किसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है। फर्स्ट ऑप्शन, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है, हमें ये जानना है कि जो शिक्षक है उनकी पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। या फिर सेकंड ऑप्शन, शिक्षक कितना ज्ञानी है, आकर्षक है या गुणयुक्त है। थर्ड, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर सकता है। या फिर शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य पाने में सक्षम होता है। तो बात हो रही है यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के लिए, और मैंने बताया है कि बाल केंद्रित शिक्षा होती है जिसमें बालक की ज़रूरत और उनकी रुचि को ध्यान में रखकर जो भी पाठ्यक्रम या फिर गतिविधियाँ शामिल की जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ बात हो रही है शिक्षक जो है वो बालक के व्यक्तित्व कहाँ तक विकास कर सकता है या कर पाता है, कि जो टीचर है वो बालक के बारे में बात कर रहा है, उसके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा है कि उसको कहाँ तक विकास कर पा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, 8 नंबर का क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान अभिलेख पर निम्न के शैक्षिक अनुभव समाविष्ट होने चाहिए। फर्स्ट, बुजुर्ग PWD, सेकेंड, शिक्षक समुदाय, थर्ड, स्वैच्छिक संगठनों के,
4 शिक्षाविदों के या फिर 5 नेता के। तो इसमें क्या है, सही चयन करना है कि इसमें से सही चयन कौन सा है। बात हो रही है यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान अभिलेख में। ठीक है, गैस करो इसका आंसर क्या होगा आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, ABCD। नेता जो है, नेता के थ्रू नहीं, इसमें क्या है, बुजुर्ग PW के लिए शिक्षक समुदाय, स्वैच्छिक संगठनों और शिक्षाविदों के। ठीक है, क्योंकि जो बुजुर्ग PWD के पास क्या है, इसका देखते हैं, इसके पास क्या है, अनुभव और ज्ञान का भंडार होता है। जो बुजुर्ग PWD हैं इनके पास क्या होता है, अनुभव और ज्ञान का क्या है, भंडार है, जिसका उपयोग ये किस में करते हैं, शैक्षिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और वे शिक्षा में PWD के सामने आने वाली चुनौती के बारे में क्या करते हैं, अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं और समाधान करने वाले या समाधान विकसित करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद ये आता है शिक्षक समुदाय, कि जो शिक्षक समुदाय है वो क्या है, विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या होता है, एक तरह से जिम्मेदार होता है। उनके पास क्या होता है, शैक्षिक प्रणाली की गहन बहुत ज़्यादा समझ होती है। ठीक है, और इससे कैसे सुधारा जा सकता है या फिर इसके बारे में जो बहुमूल्य हैं उनको अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। कौन, शिक्षक समुदाय। तो ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन आता है स्वैच्छिक संगठनों के। क्या आता है, स्वैच्छिक संगठन। तो इसमें क्या होता है कि इनके पास क्या होता है, अनुभव ज्ञान का खजाना है ये एक तरह से, जिसका उपयोग ये शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए किया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका शिक्षा विवाद। शिक्षा विवाद जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्या है, विशेषज्ञ होता है। क्या होता है, विशेषज्ञ होता है आपका। ठीक है, क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। वे क्या करते हैं, शैक्षिक प्रणाली को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस चीज़ का अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ओके, और नेता जो हैं, नेता के बारे में बात करें तो ये इनकरेक्ट क्यों है कि नेता इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकते हैं, शैक्षिक प्रणाली को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि वे सीधे तौर पर शिक्षा के वितरण में शामिल नहीं होते हैं, और हो भी सकते हैं कि ऊपर वर्णित अन्य समूह के समान जो शिक्षा प्रणाली की समझ के समान स्तर ना हो। तो कहने का मतलब यही है कि इसका करेक्ट आंसर इज होगा, ये 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर में आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लागू होता है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 23। तो करेक्ट आंसर इसका आपको, मेरे को लग रहा है सभी को पता होगा, 99% बच्चों को। 1% होगा जिसको नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता इसका करेक्ट आंसर देखो, तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सेकंड ऑप्शन, अनुच्छेद 21A। ओके, अभी मैंने बताया भी था कि अनुच्छेद 21A में क्या था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के, कौन, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करने के लिए अधिनियम किया गया था। ठीक है, किसमें किया गया था, 21A अनुच्छेद में किया गया था, और जिसको 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जबकि आपका ये तो आपका शिक्षा से रिलेटेड है, जबकि आपका अनुच्छेद 22 के बारे में 20 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 20 जो है ये आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के मामले में कुछ अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, किससे, अपराधों के लिए। कहने का मतलब यही है कि अनुच्छेद 20 जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित नहीं है आपका। ऐसे आपका अगर 22 की बात करें तो इसमें क्या होता है, गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा से संबंधित होता है। ये किससे, निरोध जो होते हैं, निरोध और गिरफ्तारी, गिरफ्तारी
इससे संबंधित होता है, ये भी आपका शिक्षा से संबंधित नहीं है। उसके बाद आता है आपका 23 भी है, ये आपका मानव की तस्करी, मानव तस्करी, ठीक है। मानव की तस्करी या जबरन श्रम, मतलब जबरन श्रम, ज़बरदस्ती कोई भी श्रम पर रोक लगाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो आपका 21A अनुच्छेद ही इसका आंसर रहेगा, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील MDM के कई सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। फर्स्ट, परीक्षा में गरीब बच्चों को अच्छे अंक मिलना। सेकेंड, जातिगत पूर्वग्रहों को कम करना। थर्ड, स्कूल में गरीब बच्चों का नामांकन बढ़ाना। 4, गरीब छात्र अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि उनका पेट खाली नहीं रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है नहीं, तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ये ए ऑप्शन, कि परीक्षा में गरीब बच्चों को ज़्यादा अंक मिलना, ये थोड़ी ना है मिड डे मील चलाने का जो पॉजिटिव जो प्रभाव है, उनका प्रभाव क्या था, उनका तो यही था कि जो जातिगत पूर्वग्रह हैं उनको क्या करें, कम करें। बच्चों के स्कूल में जो नामांकन है, एडमिशन है, उसको बढ़ाएं, क्योंकि बच्चे क्या हैं, बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते, बताया था मैंने, लेकिन मिड डे मील वहाँ फ्री में खाना मिलता है, फिर फ्री में पढ़ाई मिलती है, तो क्या है, बच्चे क्या है वहाँ के एडमिशन कराएंगे अपने, ठीक है। उसके बाद यही है कि पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। ध्यान केंद्रित कब होता है, तब तुम्हारा पेट भरा हो, अगर हमारा खाली पेट होगा, हमें भूख लगती रहेगी, तो हमारा ध्यान पढ़ाई पे भी नहीं लगेगा। तो मिड डे मील कार्यक्रम का पॉजिटिव प्रभाव, तो ये तीनों ऑप्शन है, लेकिन ए ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका। तो ये है आपका 10 क्वेश्चन है, या 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ आपकी क्लास होती है ओवर। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।